नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएल जी के हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स के अंदर। तो आज बात करेंगे हम कोशिका तथा आनुवंशिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान के केंद्र स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास नई दिल्ली में, पटना में, जयपुर में, हैदराबाद में। दोस्तों, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान के केंद्र की बात करें तो ये स्थित है हैदराबाद के आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। ऑप्शन है हमारे पास हैदराबाद में, बेंगलुरु में, दिल्ली में और चेन्नई में। तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में, जो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFD हैदराबाद में स्थित होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए जो कि सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्र नहीं होते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं होती है। ऑप्शन है हमारे पास एक और दो, एक और तीन, एक दो और तीन, एक दो और चार और उपरोक्त सभी। तो अगर बात करें जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो कि मेनली जो डिफरेंस देखा जाता है, तो जंतु कोशिका में केवल प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है, परंतु जो पादप कोशिका होती है यह प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति से भी घिरी होती है। जंतु कोशिका की अगर बात करें तो इसके अंदर हरित लवक नहीं होता है, जबकि पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें जंतु कोशिका की, तो इसमें एक या दो तारक केंद्र होते हैं इन साथ में सेट्रोसोम के साथ में, तथा पादप कोशिका में इनमें दो छोटे सांप क्षेत्र में ध्रुवीय टोपी होती है। जंतु कोशिका की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन होते हैं और पादप कोशिका में हीमोग्लोबिन नहीं होते। तो अगर देखें जंतु कोशिका और पादप कोशिका में हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी हमने देखा सारे आंसर हैं जो कि सारे ऑप्शन है जो कि सही है। तो इसका सही ऑप्शन आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए। ऑप्शन है हमारे पास लुई पास्चर, MJ स्लाइडेल, रॉबर्ट हुक, T स्वान। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए दो यानी कि MJ स्लाइडेन, ऑप्शन बी 1 और 2 यानी कि लुई पास्चर और MJ स्लाइडेन, ऑप्शन 3 है हमारे पास 2 और 3 जो कि है MJ स्लाइडेन और रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन डी है 2 और 4 यानी कि MJ स्लाइडेन और T स्वान। तो इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी होगा। बात करें अगर सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, ये मूल अवधारणा जो कि दी गई है MJ स्लाइडेन और T स्वान के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर के विकास के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है। ऑप्शन है हमारे पास अमीनो अम्ल, DNA, RNA, नाइट्रोजन बेस या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए अमीनो अम्ल। दोस्तों अमीनो अम्ल की बात करें तो अमीनो अम्ल से है जो कि प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन बनाने के लिए अम्ल आवश्यक होते हैं। यहाँ पर अम्लों की जो है प्रकार के बारे में पूछा गया है कि कितने प्रकार के अम्लों के द्वारा जो है प्रोटीन को बनाया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे पास 10, 12, 10, 15, 20 और 25। तो अगर इसकी बात करें तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। इन 20 प्रकार के अमीनो एसिड में से 10 का संश्लेषण लीवर के द्वारा हो जाता है तथा 10 को आहार में उपस्थित होना जरूरी होता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी 20। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमीनो अम्ल मिलते हैं, ऑप्शन है हमारे पास स्टार्च में, वसा में, तेल में या प्रोटीन में। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन में। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो अमीनो अम्ल है उनसे मिलके जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। ऑप्शन है हमारे पास डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम और राइबोसोम। तो अगर बात करें इसके सही आंसर की तो इसका सही आंसर होगा क्रोमोसोम। आनुवंशिक उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है अक्सर। जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न प्रकार के लक्षणों के प्रेषण या संचरण का काम है जो कि इसके द्वारा किया जाता है और इसी प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जीन परिवर्तन किस में होता है। ऑप्शन है हमारे पास डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम में और राइबोसोम में। अगर बात करें जीन परिवर्तन की तो जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। डीएनए में आनुवंशिक विशेषताएं जीन के कारण ही होती है। जीन आनुवंशिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डीएनए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है हमारे पास कॉनबर्ग, जॉनसन, बेथल्सन और ओचोया। तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन ऑर्थर कॉनबर्ग ने किया था, इसलिए इनको 1959 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल प्राइज भी प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन है हमारे पास 46, 48, 49 और 50। मानव शरीर की अगर बात करें तो कायिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी कि 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम्स कहलाते हैं और जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 46। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। ऑप्शन है हमारे पास ग्रेगर मेंडल, सी कोरेंस, एच जे मूलर, डब्ल्यू वेटसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डब्ल्यू वेटसन। आनुवंशिकता विज्ञान को जेनेटिक्स का नाम जो है डब्ल्यू वेटसन ने 1906 में दिया था। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां और कारणों को आनुवंशिकी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही आंसर जो देखा जाए तो वो होगा ऑप्शन डी डब्ल्यू वेटसन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास पाचन क्रिया में सहायता करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, दोनों में सहायता करता है या इनमें से कोई नहीं।
तो आरएनए की अगर कार्य की बात करें तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। आरएनए कोशिका के अंदर संदेश का भी कार्य करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है राइबोसोम का मुख्य मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है हमारे पास कोशिका विभाजन का नियंत्रण करना, कोशिका के कार्यों को नियंत्रण करना, प्रोटीन का संश्लेषण या हार्मोन का स्राव करना। अगर राइबोसोम के कार्य की बात करें तो राइबोसोम तथा राइबोसोम जो है आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। यह या तो कोशिका में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं या अंतर्प्रद्रव्य जालिका अथवा नाभिक कला के संयुक्त उपस्थित होते हैं। इसकी खोज है जो कि जंतु कोशिका में जॉर्ज पेलेट ने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें आत्महत्या की थैली की तो जो है लाइसोसोम है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज है जो कि CD डुवे ने की थी। इसकी अगर कार्यों की बात करें तो यह इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी काई में होता है। तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास जीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन क्षारकों का संश्लेषण या आरएनए संश्लेषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण। अगर हरगोविंद खुराना जी की बात करें तो ये भारत मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने आनुवंशिकी कोड की व्याख्या की तथा प्रोटीन संश्लेषणों में जीनों के कार्य को निर्धारण हेतु इन्होंने 1968 में MW निरेनबर्ग तथा RW होली के साथ में संयुक्त रूप से चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जैसा कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि जो हरगोविंद खुराना है जिनको जेनेटिक कोड की खोज के लिए जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जेनेटिक खोज के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। DNA का मूल मात्रक है। हमारे पास ऑप्शन है विटामिन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और वसा। तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड्स। अगर बात करें DNA की मूल इकाई की तो न्यूक्लियोटाइड्स है जो इसकी मूल इकाई है। DNA की प्रत्येक चमकदार रचना में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज, शुगर और फॉस्फोरिक अम्ल का बना होता है। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीन्स को बनाने वाली डिजाइन की डबल हेलिकल संरचना किसने प्रतिपादित की थी। ऑप्शन है हमारे पास प्रिस्टले, मार्जन, हरगोविंद खुराना और वॉटसन और क्रिक। तो अगर बात करें DNA की डबल हेलिकल की तो इसकी जो है 1953 में वॉटसन और क्रिक ने दी थी। ये DNA की जो संरचना है जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बेहद ही महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि कोशिका तथा आनुवंशिकता पे ये सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसी तरह हम जो है आपके समक्ष और भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर साल है जो कि 1 डे एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं वो आपके साथ में लाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।